गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पैरेटो एनालिसिस। ये एक पर्सन है जिनका नाम था बेटा मिस्टर विल्फ्रेडो पैरेटो। ये एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे और इटली में एक मिलन नाम के शहर में रहते थे। वहां पर रहते रहते इन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो मिलन की टोटल वेल्थ है उसका 80% मिलन में रहने वाले 20% सिटीजन ने ऑक्यूपाइड करा हुआ है। क्या बोला मैंने? मिलन की टोटल वेल्थ का 80% कितने लोगों के पास है? 20% सिटीजन के पास है। तो जब इन्होंने ऑब्जर्व करा कि 80% वेल्थ को 20% सिटीजन ने होल्ड किया हुआ है, ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो इनके माइंड में एक रेशियो सेट हो गई बेटा 80:20। 80:20 की एक रेशियो इनके दिमाग में सेट हो गई। फिर इन्होंने एक दिन कंपनी में गए और वहां पर भी इन्होंने ऑब्जर्व करा कि एक कंपनी है वो 5 प्रोडक्ट बेच रही है। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट ई। प्रोडक्ट ए की सेल दिया हुआ है 8 लाख रुपए, बी की 15,000, सी की 50,000, डी की 70,000 और ई की 65,000। टोटल सेल 10 लाख रुपए। इन्होंने परसेंटेज ऑफ सेल निकाला तो प्रोडक्ट ए का जो सेल है वो टोटल सेल का कितना है? 80%, बी का 1.5%, सी का 7%, सॉरी 5%, डी का 7% और ई का 6.5%। फिर इन्होंने देखा जो कंपनी की टोटल सेल का 80% जनरेट किससे हो रहा है? प्रोडक्ट ए से। इन्होंने प्रोडक्ट ए का रेशियो निकाला, कितना आ रहा है वो? 20%। तो इन्होंने यहां पर भी ऑब्जर्व करा कि 80% ऑफ द टोटल सेल आर जनरेटेड थ्रू 20% ऑफ द प्रोडक्ट। यहां पर भी क्या ऑब्जर्व करा उन्होंने कि 80% जो सेल है वो 20% प्रोडक्ट से क्या हो रही है? जनरेट की जा रही है। तो यहां पर भी इनके माइंड में वही रूल क्या हुआ, वही रेशो दोबारा आ गई 80:20 की। और इन्होंने इस रेशो के बेस के ऊपर एक रूल बना दिया जिसका नाम दिया गया बेटा पैरेटो एनालिसिस। तो पैरेटो एनालिसिस कुछ भी नहीं है, सिंपली एक रूल है जो बेस्ड है किसके ऊपर? 80:20 के ऊपर। और ये किसने बनाया था? तो विल्फ्रेडो पैरेटो ने बनाया था। वो कौन थे? इटालियन इकोनॉमिस्ट थे और कहां पे रहते थे? मिलन में रहते थे। क्लियर है? चलिए यही इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इट इज अ रूल बेस्ड ऑन 80:20 दैट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय विल्फ्रेडो पैरेटो, अ 19th century Italian economist. He noticed that 80% of the wealth of Milan was owned by 20% of its citizen. This can be observed in many different business situation. देखिए अलग अलग बिजनेस सिचुएशन के अंदर भी इसको क्या किया गया था बेटा? ऑब्जर्व किया गया था। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, उन्होंने कंपनी में भी गए और वहां पर ऑब्जर्व करा कि 80% सेल जनरेट किससे हो रही है? 20% प्रोडक्ट से हो रही है। तो उसके बाद काफी एनालिसिस करने के बाद इन्होंने क्या करा था? ये रूल बना दिया था 80:20 का। इनका कहना था कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अगर आप देखते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 80:20 का ही रूल दिखाई देगा, 80:20 का ही रेशो दिखाई देगा। तो इन्होंने इस रेशो के ऊपर एक क्या कर दिया? रूल बना दिया जिसका नाम क्या पड़ गया बेटा? पैरेटो एनालिसिस पड़ गया। अब ये रूल तो बन गया, बट लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इस रूल को अप्लाई कहां करें और साथ साथ कैसे करें। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस रूल को कहां पर अप्लाई करें और कैसे अप्लाई करें। तो पैरेटो जी ने दोबारा से क्या करा? एनालिसिस करा और लोगों को बताया कि आप मेरे रूल को कहां पर अप्लाई कर सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या लगाया मैंने? एप्लीकेशन ऑफ पैरेटो एनालिसिस। इन्होंने कहा सबसे पहले जो कंपनी है उसके अंदर बेटा
सबसे डिफिकल्ट डिसीजन क्या होता है? प्राइसिंग डिसीजन। भाई हर कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ गुड्स तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर बनाने के लिए उसका सेलिंग प्राइस कितना रखें, इस बात का डिसीजन लेना सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर बाई चांस बेटा प्राइस ज्यादा हो गया तो कस्टमर हो सकता है उतना प्राइस अफोर्ड ही ना कर पाए, तो ऐसा करने से हमारा प्रोडक्ट कभी सक्सेस नहीं होगा। तो हम ज्यादा प्राइस भी नहीं रख सकते। अगर हमने प्राइस कम रख दिया तो हो सकता है क्या हो, हमें ही लॉस हो जाए। भाई कंपनी ने जितना प्रॉफिट सोचा था उतना अचीव ही नहीं होगा, क्योंकि प्राइस कम करने से प्रॉफिट मार्जिन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कंपनी को अपना प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी बहुत ध्यान से बनानी पड़ती है। तो कंपनी के अंदर प्राइसिंग डिसीजन क्या रहता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा ऊपर, ये 5 प्रोडक्ट एक कंपनी बेच रही थी। अगर कंपनी ये 5 प्रोडक्ट बेच रही है तो इन पांचों का प्राइसिंग डिसीजन भी कंपनी को करना होगा। कंपनी को इन पांचों प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसीजन करना होगा या नहीं करना होगा, करना होगा। अब ये प्राइसिंग डिसीजन कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा ये डिसीजन कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब आप बताओ बेटा, अगर आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में बैठे हुए हो, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड हो, शामिल हो, और आपको बोला जाए आप 5 प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसीजन करो, 5 प्रोडक्ट का क्या करो, प्राइस डिटरमाइन करो। अब एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन है और आपको यह काम 5 बार करना है, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अगर कंपनी ऐसे बोले कि काम करो 5 में से ना सिर्फ एक प्रोडक्ट का प्राइस आप डिटरमाइन करो और बाकी 4 को आप छोड़ दो, तो आपके लिए डिसीजन लेना कहां पर आसान होगा, 5 प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना आसान होगा या एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना आसान होगा, एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना आसान होगा, होगा। अब आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूडेड हो, तो पेरेटो एनालिसिस ने क्या बोला, पेरेटो एनालिसिस कहता है आप मेरे इस रूल को अप्लाई करो और आप ये चेक कर लोगे कि जो आपका जो टोटल सेल का 80% है वो जनरेट किससे हो रहा है, प्रोडक्ट ए से। तो यानी प्रोडक्ट ए आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट ए का जो प्राइसिंग डिसीजन है वो कौन लेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और बाकी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है उनका प्राइसिंग डिसीजन आप लोअर लेवल मैनेजमेंट को डेलीगेट कर दो। इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर जो भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कम हो जाएगी और वो एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसीजन बहुत केयरफुली, बहुत फोकस के साथ क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। साथ साथ जब हमने लोअर लेवल मैनेजमेंट को 4 प्रोडक्ट का प्राइस निकालने के लिए बोला तो उनके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा कि हम भी वही काम कर रहे हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहा है, कि हम भी वही काम कर रहे हैं, प्राइसिंग डिसीजन जो कौन कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट कर रहा है। तो उनके अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा कि हम भी क्या कर रहे हैं, एक कंपनी में टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम कर रहे हैं। और वो काम क्या होगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन के साथ करेंगे, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ करेंगे। तो कंपनी में क्या होगा बेटा, एक तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा और प्राइसिंग डिसीजन क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि अब प्राइसिंग डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ साथ कौन कर रहा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कर रहा है। तो पेरेटो एनालिसिस का यूज कहां किया जा सकता है, प्राइसिंग डिसीजन के लिए। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका प्राइसिंग डिसीजन कौन करे, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर कोई प्रोडक्ट लग रहा है कि ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कि छोटा मोटा प्रोडक्ट है, तो उसका प्राइसिंग डिसीजन किसको दे दो, लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे दो।
लोअर लेवल मैनेजमेंट जब उसका प्राइसिंग डिसीजन करेगा तो उसके अंदर भी एटीट्यूड आ जाएगा कि मैं भी वही काम कर रहा हूं जो कौन कर रहा था, टॉप लेवल मैनेजमेंट, और वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होके, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होके ये काम करेगा। इससे कंपनी को बहुत ज्यादा क्या मिलेगा बेटा, बेनिफिट मिलेगा कि इंप्लॉइज सारे क्या हो जाएंगे, मोटिवेटेड होके काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ काम कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको पहला पॉइंट बता दिया बेटा कि आप पैरेटो एनालिसिस कहां अप्लाई कर सकते हो, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट के लिए। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं बेटा वो सब यहां लिखी हुई हैं। चलिए देखिए, सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। पैरेटो जी ने यह बोला कि कंपनी को जितना प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका 80% अगर आप ध्यान से देखोगे तो 20% कस्टमर से होता है। सिंपल शब्दों में बेटा आप सभी जानते हो कंपनी को प्रॉफिट किससे होता है, कस्टमर से। क्या कंपनी को सारे कस्टमर से इक्वल प्रॉफिट होता है? नहीं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बल्क में क्वांटिटी खरीदते हैं और कंपनी को उनसे क्या होता है, ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो रिटेल में ले जाते हैं 1 यूनिट 2 यूनिट 10 यूनिट, उनसे कंपनी को प्रॉफिट क्या होता है, कम मिलता है। तो पैरेटो जी ने बोला कि आप क्या करो, कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है ना, इसका आप एनालिसिस करो। इस प्रॉफिट में 80% जो कंपनी ने जनरेट करा है प्रॉफिट, वो 20% कस्टमर से जनरेट हुआ होगा। 80% ऑफ द टोटल प्रॉफिट जनरेट कहां से होगा, 20% कस्टमर से होगा। यानी वो कस्टमर कंपनी के क्या है, होलसेलर कस्टमर है, वो बल्क में खरीदते हैं। अब कंपनी को जो छोटे छोटे कस्टमर हैं जो 1 यूनिट 2 यूनिट 5 यूनिट खरीद रहे हैं, तो कंपनी वहां पर डिसीजन ले सकती है आसानी से कि इन कस्टमर को मुझे अपने प्रोडक्ट को बेचना है या फिर नहीं बेचना है। मुझे अपनी सर्विसेज इन कस्टमर को जो 1 2 5 यूनिट खरीदते हैं, इनको अपनी सर्विसेज अपना प्रोडक्ट देना है या फिर नहीं देना है। इस बात का कंपनी इजीली क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है। साथ साथ किस कस्टमर कैटेगरी के ऊपर कितना मार्केटिंग एक्सपेंस करना है, इस बात का भी आसानी से डिसीजन लिया जा सकता है। किस कस्टमर कैटेगरी के ऊपर कितना एडवर्टीजमेंट करना है, कितना मार्केटिंग एक्सपेंस करना है, कंपनी इसका भी डिसीजन बहुत इजीली ले सकती है। किसके थ्रू, पैरेटो एनालिसिस के थ्रू, कि वो फाइंड आउट करे कि कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट कस्टमर कौन से हैं और कम इंपॉर्टेंट कस्टमर कौन से हैं। अकॉर्डिंगली डिसाइड करे कहां पर एडवर्टीजमेंट कितना कराना है और कहां पर कितना कराना है। साथ साथ ये भी डिसाइड कर सकती है कि जो छोटे कस्टमर हैं उनको अपना प्रोडक्ट सर्विसेज देना है या फिर नहीं देना है। ऐसा करने से कंपनी का क्या होगा बेटा, एक तो एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे प्रॉपर वे में होगा, इफेक्टिव वे में होगा, जिससे कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो सेकंड जो एप्लीकेशन है वो कहां पे किया जा सकता है पैरेटो का, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए। थर्ड, एबीसी एनालिसिस। चलिए बेटा, अब एक कंपनी के स्टोर रूम की बात करें तो कंपनी के स्टोर में बहुत सारा स्टॉक पड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में जाइए, बहुत सारा स्टॉक पड़ा होगा, बेड पड़ा हुआ है, सोफा पड़ा है, डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है, अलमीरा पड़ी है, एलईडी पड़ा हुआ है, गोल्ड पड़ा हुआ है, तो बहुत सारा स्टॉक है। अब हमारे घर में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्टॉक कौन सा है, गोल्ड। हमारे घर में जो गोल्ड पड़ा है वो क्या है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर हम गोल्ड की क्वांटिटी देखें तो वो क्वांटिटी क्या होगी, बहुत कम होती है, बट वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा होती है। सिमिलरली कंपनी के स्टोर में जितना स्टॉक पड़ा हुआ है ना, उसमें से कुछ स्टॉक ऐसा होगा जिसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी, कुछ स्टॉक ऐसा होगा जिसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी बट उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। और बाकी क्या होगा, बाकी स्टॉक तो बहुत ज्यादा होगा लेकिन वैल्यू बहुत कम होगी।
भाई कुछ स्टॉक तो ऐसा है जो कम क्वांटिटी रखी हुई है, वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ स्टॉक ऐसा होगा जिसकी क्वांटिटी तो बहुत सारी है बट उसकी वैल्यू बहुत कम है। अब कंपनी को तो क्या करना होता है, स्टॉक को कंट्रोल करना होता है। तो अगर कंट्रोलिंग करनी है तो कंट्रोलिंग कैसे करें? तो ये एनालिसिस हमारे को ये बताती है कि वो स्टॉक जो क्वांटिटी में कम है लेकिन वैल्यू में बहुत ज्यादा है, उसकी कंट्रोलिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट को करनी चाहिए। और रिमेनिंग जो स्टॉक है जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है लेकिन वैल्यू बहुत कम है, उसकी कंट्रोलिंग किसको दे दो? लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे दो। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा भाई? टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक तो वर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो इफेक्टिवली काम कर सकेंगे। सेकेंडली लोअर लेवल मैनेजमेंट का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा और वो भी क्या करेंगे, इफेक्टिवली काम करेंगे। तो जब दोनों ही पर्सन इफेक्टिवली काम करेंगे तो कंपनी के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो पेरेटो एनालिसिस एबीसी एनालिसिस के अंदर भी अप्लाई हो जाती है। क्लियर है? चलिए एप्लीकेशन इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर बेटा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, क्या फाइंड आउट होगा, एक्टिविटी। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने 5 एक्टिविटी डिफाइन करा, PQRST। अब हर एक एक्टिविटी के लिए हम क्या डिटरमाइन करते हैं बेटा, कॉस्ट। हमने कॉस्ट ले लिया 80 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 6 लाख। हमने परसेंटेज ऑफ कॉस्ट भी निकाल दिया, 80%, 5%, 7%, 2%, 6%। फिर हम क्या डिटरमाइन करते हैं बेटा, कॉस्ट ड्राइवर। और कॉस्ट ड्राइवर की क्या लेते हैं हम, नंबर। हमने नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ले लिए 20,000, 25,000, 15,000, 30,000, 10,000। टोटल कितना आ गया, 1 लाख। हमने यहां से परसेंटेज निकाल दिया, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कितना आ गया, 20%, 25%, 15, 30, 10%। अब कंपनी का बेटा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब देखो कॉस्ट तो प्रोडक्ट ए में भी लग रही है, सॉरी एक्टिविटी पी में भी लग रही है, क्यू में भी, आर में भी, एस में भी और टी में भी। बट सबसे ज्यादा देखो कॉस्ट कहां लग रही है, एक्टिविटी पी में, दैट इज 80%। और उसका जो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर है वो कितना है, 20%। तो यहां पर भी देखो पेरेटो एनालिसिस का रूल जो था वो क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है कि 20% ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ टोटल कॉस्ट। अब कंपनी के अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंट्रोल क्या करना चाहिए, एक्टिविटी पी। सिर्फ वो अपना सारा फोकस कहां लगा दें, एक्टिविटी पी की कॉस्ट कंट्रोलिंग में लगा दें और रिमेनिंग एक्टिविटी की कॉस्ट कंट्रोलिंग डेलीगेट कर दें किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट को। इससे क्या होगा, दोनों के अंदर क्या होगा बेटा, एफिशिएंसी का इंप्रूवमेंट हो जाएगा और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ने से कंपनी का प्रॉफिट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पेरेटो एनालिसिस का यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू कॉस्ट कंट्रोल में भी किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए देखिए अब एक और मैं आपको बता रहा हूं कि पेरेटो एनालिसिस कहां यूज हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल समझना बेटा, पहले सपोज करो बेटा मेरी कंपनी के अंदर एलईडी बनता है और हमने एलईडी बनाया, कस्टमर को दे दिया, लेकिन कस्टमर ने जब उस एलईडी को परचेज करने के बाद चलाया तो कस्टमर ने यह देखा कि उसका रिमोट काम नहीं कर रहा, उसका रिमोट काम नहीं कर रहा। तो अब मोस्ट ऑफ द कस्टमर जो मुझे कंप्लेंट करेंगे वो किसकी करेंगे, वो बोलेंगे रिमोट इज नॉट प्रॉपर इन फंक्शनिंग। बट हमारे इंडिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रिमोट की कंप्लेंट के साथ साथ फालतू की और कंप्लेंट करा देंगे कि एलईडी में साउंड प्रॉब्लम भी है, कोई कहेगा क्वालिटी प्रॉब्लम भी है कि पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, कोई कहेगा इसके बटन भी काम नहीं कर रहे। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं इंडिया में। लेकिन अगर आप डिटेल में इन सब की रिपोर्ट बनाओगे
तो आप ऑब्जर्व करोगे 80% लोगों ने कंप्लेंट किसकी करी होगी, रिमोट की, कि रिमोट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। तो दैट इज, यहां पर भी पैरेटो का जो रूल था वो फुलफिल हुआ कि 20% कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% कंप्लेंट। अगर कंपनी इस 20% कॉजेज को रिमूव कर दे, अगर कंपनी इस 20% कॉजेज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दे, डिफेक्ट को रिमूव कर दे, तो जो 80% कस्टमर जिन्होंने कंप्लेंट करी थी कि रिमोट वर्क नहीं कर रहा, अगर उनकी प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट कर दी जाए तो ऑल देवर बी सेटिस्फाइड। वो क्या हो जाएंगे बेटा, वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अगर वो सेटिस्फाइड हो गए और आपने पढ़ा हुआ है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पूरी होते ही उसके लिए प्रोडक्ट क्या बन जाता है बेटा, क्वालिटेटिव। तो कंपनी को अगर अपनी क्वालिटी कंट्रोल करनी है तो उन 20% कोजेस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सीरियसली एक्शन लेने पड़ेंगे। और टॉप लेवल मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपना सारा फोकस कहां करें, उन 20% कोजेस पे करें जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, 80% कंप्लेंट के लिए। जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई तो आपका क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो पैरेटो एनालिसिस क्वालिटी कंट्रोल के अंदर भी यूज की जा सकती है। क्लियर है?